Hello aspirants, in this video we are going to talk about the Article 20। इस पर्टिकुलर सेशन में हम अपने आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे राइट टू फ्रीडम के पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 टू 22 में मेंशन है कि आर्टिकल 20 हमारे किस प्रोटेक्शन की बात करता है राइट टू फ्रीडम में। उसको देखेंगे और हम जानेंगे कि इस आर्टिकल में कौन कितने सेक्शन हैं और उनके जजमेंट के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आर्टिकल 20 में क्या है। सो आर्टिकल 20 टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मीन्स किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट हुआ है या किसी ऑफेंस के लिए, तो उसके कुछ जो है कि प्रोटेक्शन है। तो वो क्या क्या बात करते हैं प्रोटेक्शन को हम वन बाय वन करके आगे देखेंगे। पहले जान लेते हैं कि इस आर्टिकल में है क्या। ये आर्टिकल जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज पर्सन। मीन्स कोई भी चीज जो है कि मतलब स्टेट जो है अपनी आर्बिट्रेटरी पावर का यूज ना करे। मीन्स वो अकॉर्डेंस इन लॉ मीन्स जो है कि लॉ के अंडर ही उसको जो है कि पनिश किया जाएगा और उसको कन्विक्ट किया जाएगा, और एक्सेसिव पनिशमेंट ना मिल सके। मीन्स जो है कि लॉ में जितनी टाइम लिमिट है किसी क्राइम के लिए, मान लीजिए 5 ईयर का उसका जो है कि पीरियड है टाइम का, क्राइम का पनिशमेंट का, तो उससे एक्सेसिव ना हो। एंड इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और इस आर्टिकल 20 को हम जो है कि इमरजेंसी के ड्यूरिंग हम सस्पेंड नहीं कर सकते, जो कि हमारे आर्टिकल 359 में मेंशन है। और हम जानते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे जो है कि कुछ अपने फंडामेंटल राइट जो है कि सस्पेंड कर दिए जाते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वो कौन से राइट है। देन जो है कि ये अवेलेबल होते हैं बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स के लिए। ये राइट जो है कि फॉरेनर एंड सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल है। सो विदाउट फर्दर डिले आइए हम जानते हैं कि व्हाट इज रिटन इन आर्टिकल 21 सेक्शन 1। इसमें 3 सेक्शंस है जिसमें जो कि बात करता है, पहला जो बात करता है वो नो एक्स पोस्ट फैक्टो की बात करता है, पोस्ट फैक्टो लॉ की। दूसरा जो है बात करता है नो डबल जियो पार्टी की। एंड तीसरा जो बात करता है वो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की। सो आइए वन बाय वन करके हम देखते हैं कि पहले में क्या लिखा है। नो पोस्ट एक्स नो पोस्ट नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मीन्स होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई अभी है, ये नाउ है, ये प्रेजेंट टाइम है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। ठीक। और मान लीजिए यहाँ पे जो है किसी ने ए ने कोई क्राइम किया है, और उस वक्त वो जो है कि क्राइम मान लीजिए है कि उसने जो है कि फिशिंग या स्कैम किया है, या स्कैम किया है उसने। पर उस वक्त कोई ऐसा लॉ नहीं था जो इसको क्राइम मानता था। पर आज जो है कि वो जो है कि क्राइम के उस अंडर में आ गया, उस पर लॉ आ गया, उस पर क्राइम है और उस पर 5 ईयर की पनिशमेंट है। तो अब जो है कि वो यहाँ पे वो क्राइम को कर रहा है, तो यहाँ पे जो है कि वो कन्विक्ट होगा और इसे पनिशमेंट फाइन दोनों लगेगा। बट जो है कि यहाँ पे इस पे मीन्स जो है कि इस टाइम से पहले जो क्राइम उसने किया है उस पे जो है कि कोई भी जो है कि उसको क्रिमिनल केस को नहीं माना जाएगा। और इस डेट के बाद मतलब लॉ जब आ गया है उस डेट के बाद अगर कोई क्राइम किया गया है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा। सो जो हमारा जो ये है, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ। जो हमारा जो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, इसका मतलब ये है कि नो पर्सन कैन पनिश फॉर एन एक्ट दैट वाज नो ऑफेंस एट द टाइम ऑफ हिज कमीशन। मीन्स कि मतलब कि जब कोई एक्ट आया, मतलब तो वो क्राइम के अंडर नहीं आता था। मीन्स उससे पहले जो है कि इस एक्ट से पहले अगर कोई क्राइम कर रहा है तो वो जो है कि पनिशमेंट के अंदर नहीं आएगा। और ऑल्सो द पेनल्टी कैन नॉट बी ग्रेटर देन पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड एट दैट टाइम। मीन्स अगर मान लीजिए उसने इसके बाद क्राइम किया है तो वो पेनल्टी भी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब वो एक्ट बन गया हो। एंड और क्या कहता है ये हमारा आर्टिकल, ये कहता है कि अप्लाइज ओनली टू द क्रिमिनल लॉज नॉट टू द सिविल एंड टैक्स लॉज। मीन्स सिविल लॉ का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई फैमिली मैटर हो गया, फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए, फैमिली डिस्प्यूट्स या फिर डाइवोर्स का मैटर हो गया, तो इन मैटर में जो है कि ये जो है कि अपना नो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है। और टैक्स लॉज में भी मान लीजिए कोई न्यू टैक्स लॉ गया, न्यू टैक्स लॉ आया, न्यू टैक्स लॉ, और वो बात करता है कि मान लीजिए आपसे जो है कि 3 साल पहले आपने कुछ टैक्स भरा हो, पर इस न्यू टैक्स लॉ के अंडर जो है कि ये जो 3 ईयर्स के प्रीवियस टैक्स थे इसमें जो है कि 20,000 आपको और देने हैं टैक्स में, तो वो आपको देना पड़ेगा। वो इसकी प्रोटेक्शन नहीं करता है, मतलब सिविल और लॉ टैक्स लॉ के अंडर में ये नहीं आता है। और दिस इम्यूनिटी इज नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन।
मीन्स कि आप जो है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स आपको पहले से ही शक के दायरे में लेके आपको क्राइम करने से बचाने के लिए प्रिवेंट या डिटेन किया गया है आपको। तो ये जो है कि ये आप जो है कि ये फंडामेंटल राइट यूज नहीं कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ जजमेंट देख लेते हैं कि क्या जजमेंट क्या है। जैसे केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में मतलब क्या क्या केस आया था, जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 20 का जो हमारा सेक्शन 1 है इस सेफगार्ड अगेंस्ट द रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। मीन्स जो हमने बात की कि कोई भी क्राइम जो है कि जो एक्ट बनने से पहले होगा तो वो उस जुरिडिक्शन में नहीं आएगा, वो उसके बाद के जुरिडिक्शन में आएगा जब वो एक्ट बन चुका होगा। मीन्स कि कोई क्राइम एक्ट आया तो पनिशमेंट जो है कि उस एक्ट के आने के बाद ही वो क्राइम के अंडर आएगा, उससे पहले वो क्राइम के अंडर नहीं आएगा। देन इन नेक्स्ट केस रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया कि बेनिफिशियल जो होंगे मतलब कोई भी एक्यूज पर्सन है, मान लीजिए कोई एक्यूज है किसी क्राइम के लिए और वो कन्विक्ट हुआ और उसकी सजा जो है कि 5 साल हुई है, बट जो है कि नया लॉ जो आया, मान लीजिए उस लॉ को अमेंड कर दिया गया, उस लॉ को हमने जो है कि अमेंड कर दिया, हमने अमेंड किया उस लॉ को, तो उसमें जो है कि वो पनिशमेंट जो है 3 इयर्स की हो गई। तो इसमें यही कहा गया कि बेनिफिशियल रेट्रोस्पेक्टिव लॉ जो है रिड्यूसिंग पनिशमेंट कैन अप्लाई। मीन्स उस अक्यूज पर्सन को जो भी कन्विक्ट हो चुका है, एक्यूज होकर कन्विक्ट हुआ है, जिसको सजा 5 साल की मिली है और लॉ ने उसको अमेंड कर दिया है और सजा 3 साल की कर दिया है, तो वो इसके बेनिफिट के अंडर आएगा। तो इसमें यही कहा गया है। तो हमने जो है कि ब्रीफली देख लिया कि हमारे जो है कि आर्टिकल 21 सेक्शन 1 में जो नो एक्स पोस्ट फैक्टो की लॉ की बात की गई है वो क्या है। तो आइए इसी के साथ जो है कि हम फर्दर मूव करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा सेकंड सेक्शन क्या बात करता है आर्टिकल 20 का। तो आर्टिकल 20 के सेकंड सेक्शन में लिखा हुआ है नो डबल जियोपार्डी। अब इसका मतलब क्या होता है, मीन्स कि किसी को भी, मीन्स किसी का मीनिंग यही है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। और इस मतलब कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, किसी को भी एक बार से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती है। इसका एक लैटिन मैक्सिमम लिखा है मैंने यहाँ पे, नेमो डेबेट बिस वैक्सरी। इसका मतलब ये होता है कि नो वन शुड बी वैक्स ट्वाइस फॉर द सेम कॉज, मतलब कि किसी को भी 2 बार से मतलब सेम क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। ये सब जैसे जो ये लैटिन मैक्सिमम, ये सब हम अगर मेंस में अगर हम हमारा कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड इससे आर्टिकल 20 के डबल जियोपार्डी से कि इसका जो है कि क्रिटिसिज्म क्या है या जो है कि इसके मेजर्स क्या है, तो हम उसमें अगर ऐसे लैटिन मैक्सिमम यूज करते हैं तो हमें जो है कि अपने आंसर में वेटेज और एडवांटेज मिलता है। सो आइए आगे देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल 22 के 2 में सेक्शन 2 में कि इट अप्लाइज ओनली फॉर द प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स। मींस यहाँ पे जो है कि ये अप्लाई होगा सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ में और जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स में, जहाँ पे मतलब कि जजमेंट दिए जाते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज में एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, आप वहाँ पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लग रहा है, आप पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लग रहा है, डिसिप्लिनरी एक्शन, तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा कि मान लीजिए आपने एक बार जो है कि ऑफिस में किसी को जो है कि थप्पड़ मार दिया, तो उसकी पनिशमेंट जो है कि आपको जो है कि मिल चुकी है, तो आप उसको बार बार थप्पड़ मार सकते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन जो है इसके जुरिडिक्शन में नहीं आता है। सो इसे देख लेते हैं हम जजमेंट क्या क्या है। तो जजमेंट है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस 1953 में। इसमें क्या हुआ था कि जो ये भाई साहब थे मकबूल हुसैन, ये कहीं किसी कंट्री से खूब सारा गोल्ड लेके आए थे। तो जो है कि जब ये अपने शिप से उतरे तो जो है कि कस्टम वालों ने इनको पकड़ लिया और वो ये वहां पे फाइन वाइन दे के अपना जो है कि अपनी फाइन दे के पेनल्टी दे के छूट गए। बट लेटर ऑन इनके ऊपर जो है कि एक जो है कि केस भी हो गया, तो वो केस हो गया तो इनको प्रोसिक्यूट किया गया कोर्ट में। तो इन्होंने कहा कि भैया ये हमारे जो है कि फंडामेंटल राइट जो हमारे आर्टिकल 20 के सेक्शन 2 में लिखा है वो मेरा वायलेट हो रहा है। तब जो है कि कोर्ट ने रूल किया कि जो कस्टम अथॉरिटीज कंसिफिटिंग गोल्ड इज नॉट अ प्रोसिक्यूशन, सो लेटर ट्रायल अंडर क्रिमिनल लॉ इज वैलिड। मीन्स आप जो फाइन देके आए हैं वो जो है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है, आपके ऊपर जो है कि ट्रायल होगा जो कि क्रिमिनल लॉ के अंडर वैलिड है। तो इस जजमेंट में हमें ये बताया गया कि जैसे मान लीजिए ये सब चीजें जो है आप फाइन दे दे तो वो जो है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर नहीं आता है। अगर लेटर में आपके ऊपर केस हो रहा है
तो आपको जो है कि उसके लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। सो इसी के साथ जो है कि हम अपना नेक्स्ट केस देखते हैं, जो कि एसके वेंकटरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जो 1954 में हुआ था। इसमें बताया गया हमें कि जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, ये एक कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है, हैंस जो है कि आपका ये कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं करती है। मीन्स जो यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो है कि एप्लीकेबल एडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज पे वैलिड नहीं है। सो इस केस के थ्रू हमें जो है कि ये जो है कि रूलिंग मिली थी कि आप कोई डिसिप्लिनरी एक्शन कर रहे हैं या कोई और जो है कि ऑफेंस कर रहे हैं इन दी एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी डिपार्टमेंट में, तो वो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होगा। वो प्रोसिक्यूशन अगर आप बार बार करेंगे तो आपको बार बार प्रोसिक्यूट किया जाएगा और आपको सजा मिलेगी, आपके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे। सो हमने ब्रीफली देख लिया कि जो है कि ये डबल जियो पार्टी किसकी बात करता है। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या बात की थी। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में क्या कहा था हमने। यहाँ पे ये था कि अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल लॉ आ जाया है, अगर उससे पहले कोई क्राइम कर रहा है तो वो जो है कि क्राइम के अंडर नहीं आएगा, पर इसके बाद जो है कि किसी ने कोई क्राइम किया है तो वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आएगा और उसको जो है कि पनिश किया जाएगा। एंड डबल जियो पार्टी की क्या बात करता है, ये बात करता है कि अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है और उसकी सजा आपको मिल चुकी है और वही क्राइम आप दोबारा करेंगे तो आप उसके लिए जो है कि कन्विक्ट नहीं होंगे। सो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डबल जियो पार्टी, नो डबल जियो पार्टी और नो एक्स पोस्ट फैक्टो में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो आइए इसी के साथ जो है कि हम अपना जो है कि अब नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, जो हमारे आर्टिकल 20 के 3 पार्ट में लिखा है, वो है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात क्या होती है, मतलब इसका मतलब क्या है। इसमें सिंपली मीनिंग यही है कि कोई भी एक्यूज पर्सन है वो कंपेल टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ए बंदा किसी क्राइम के लिए एक्यूज किया गया है, इसको जो है कि एक्यूज किया गया है कि इसने जो है कि मान लीजिए किसी ए का बी का मर्डर किया है ना, बी को इसने मार दिया है, तो ये जो है कि विटनेस जो है इसको एज ए विटनेस नहीं यूज किया जाएगा। मतलब ए पर्सन को ही एज ए विटनेस जो है कि यूज नहीं किया जाएगा। ये ए जो है इस वक्त जो है राइट टू रिमेन जो है, राइट टू रिमेन साइलेंट का जो है कि यूज कर सकता है, और वो जो है कि वहाँ पे कोई भी अपने वर्ड्स या जो है कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं पेश करेगा जो उसके कन्विक्शन के खिलाफ यूज हो सके। तो इसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन में यही बात की गई है। और इसमें क्या है कि ये खाली कवर करता है ओरल और रिटन स्टेटमेंट को। मीन इट कवर ओनली दी ओरल एंड रिटन स्टेटमेंट, डज नॉट कवर दी ब्लड सैंपल, सिग्नेचर, थंब एक्सप्रेशन, एक्सहिबिशन ऑफ द बॉडी और प्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल। इन सबको इस आर्टिकल में नहीं लिया गया है, बट लेटर ऑन जजमेंट के थ्रू जो है कि हम देखेंगे कि इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है। तो आइए देख लेते हैं वन बाय वन की जजमेंट क्या है। तो एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा केस में क्या कहा गया था कि प्रोटेक्शन इज लिमिटेड टू द टेस्टिमनी, सर्च सीजर ऑफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मीन्स इनकी कोई कंपनी थी, मीन्स इनकी कोई कंपनी थी जिसका आप नाम जो है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या है इनकी कंपनी। तो इन्होंने जो है कि एक कोई इनकी कंपनी में फ्रॉड और जो है कि बहुत सारे जो है कि ऐसे केसेस हुए थे। तो इनके कंपनी में सर्च ऑर्डर आया, सर्च वारंट। तो इन्होंने कहा कि हमारे जो है कि सेक्शन 3 जो है हमारे 20 आर्टिकल का, उसका मेरा वायलेशन हो रहा है। तो कोर्ट ने यहाँ पे रूल किया कि कोई भी सर्च सीजर ऑपरेशन अगर है तो वो सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन के अंडर नहीं आता है। सो इस केस में जो है कि हमें बताया गया कि कोई भी सर्च सीजर ऑपरेशन है वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंडर नहीं आता है। देन जो है कि स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कुल्लू ओकाड़ केस जो है कि इसमें क्या बताया गया कि गिविंग फिंगरप्रिंट ब्लड सैंपल इज नॉट अ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मीन्स मान लीजिए कि अगर मान लीजिए पुलिस को कोई जरूरत है किसी क्राइम सीन पे, पुलिस को किसी क्राइम सीन पे पता करना है कि भैया ये फिंगरप्रिंट किसका है। मीन्स आप जो है कि अपना आपने क्राइम किया है, अभी तो आप अक्यूज हो, और कन्विक्ट करने के लिए उनको एविडेंस तो कोर्ट में देने ही पड़ेंगे। कोर्ट में जो है कि एविडेंस चाहिए होगा, और आप अपना जो है कि फिंगरप्रिंट देने से ही मना कर रहे हैं कि मैं फिंगरप्रिंट भी नहीं दूंगा, ब्लड सैंपल भी नहीं दूंगा। पर वहाँ पे जो है कि वो फिंगरप्रिंट्स आई हैं और वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, ब्लड सैंपल्स मिले हैं, तो वो जो है कि आपको देना पड़ेगा, वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंडर नहीं आएगा। ये रूल किया था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कुल्लू ओघाट केस में। मीन्स कि अगर मान लीजिए पुलिस आपका ब्लड सैंपल और जो है कि पुलिस जो है कि ब्लड सैंपल और फिंगरप्रिंट ये सब मांग रही है तो आपको देना पड़ेगा। देन इन द नेक्स्ट केस सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में क्या बताया गया, इसमें कहा गया कि जो नार्को एनालिसिस होता है, पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग विदाउट कंसर्ट वायलेट आर्टिकल 23। मीन्स मान लीजिए आप एक्यूज हैं और आपके ऊपर जो है कि यहाँ पे नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में हमें प्रोवाइडेड है कि हम जो है कि विटनेस अगेंस्ट अपने अगेंस्ट विटनेस हम नहीं बन सकते हैं। तो इस आर्टिकल में सिंपली इस केस में बताया गया कि जो भी जैसे मान लीजिए नार्को एनालिसिस कराते हैं, जो है कि नार्को एनालिसिस या पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग जो भी हमें ड्रग्स के थ्रू जो है कि
थोड़ा अनकॉन्शियस में ले जाके हमसे सवाल पूछे जाते हैं और वहाँ पे हमसे आंसर लिए जाते हैं, तो वो जो है कि विदाउट कंसेंट होगा, तो वो हमारा वायलेट करेगा आर्टिकल 23 को। पर यहाँ पे जो है कि पुलिस जो है कि आपका कंसेंट ले ही लेती है और वो नार्को एनालिसिस कर लेती है, बहुत ही रिगरस प्रोसेस है। सो इस केस में जो है कि हमें ये जानने को मिला था कि नार्को एनालिसिस और ये सब जो है कि विदाउट कंसेंट नहीं होना चाहिए। सो हमने ब्रीफली देख लिया कि हमारा जो है कि आर्टिकल जो है कि 20 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन, डबल जियोपार्डी एंड जो है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या क्या बातें करता है। सो इसी के साथ हम इस डिस्कशन को एंड करते हैं। आई होप कि आपको जो है कि आर्टिकल 20 जो है अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें कौन कौन से कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस हैं, हमें क्या क्या प्रोटेक्शन मिली है फंडामेंटल राइट्स में। आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर if you like my content. Till then, signing off. This side Ashish Bhaskar. Happy learning.